नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था और ये सोशल इशू से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि सोमवार को जारी की गई के हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट 5 वर्ष पहले केरल सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, ड्रग्स और शराब के दुरुपयोग, वेतन में असमानता और कुछ मामलों में अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों जैसी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। दोस्तों, इस बार महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। आप लोग इस टॉपिक को तैयार करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कोलकाता की जघन्य घटना हुई है उसको देखते हुए या और आसपास भी इस तरह जुड़ी हुई न्यूज आ रही है। यूपीएससी निश्चित रूप से विशाखा गाइडलाइन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकती है या महिलाओं के वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकती है। तो आप लोग इस टॉपिक पर नजर बनाए रखिएगा। आने वाले टाइम में हम लोग और इसको डिटेल में कवर करते रहेंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। मंकी पॉक्स न्यूज को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। आज ये है कि इसको जनसत्ता ने अपने पेज नंबर 6 पर कवर किया था और हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के पास स्थित भूमि बंदरगाह के अधिकारियों को मंकी पॉक्स के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी भी रोगी के पृथकवास, प्रबंधन और उपचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 3 केंद्र संचालित हॉस्पिटल हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को नोडल केंद्रों के रूप में चिन्हित किया है। सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य सरकारों को अपने यहां ऐसे चिन्हित हॉस्पिटल की पहचान करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें त्वरित पहचान के लिए निगरानी बढ़ाए जाने के बीच मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 9 पर कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि घास के मैदान दुनिया के सबसे बड़े इकोलॉजी सिस्टम में से एक हैं। ये मुख्य रूप से अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं। इनमें सवाना घास के मैदान और खुले घास के मैदान शामिल हैं। ये बड़ी संख्या में यूनिक और प्रतिष्ठित प्रजातियों का घर होता है और लोगों को कई तरह के भौतिक और इंटेंजिबल बेनिफिट प्रदान करते हैं, जिनमें कार्बन भंडारण, जलवायु शमन और परागण जैसी कई इकोलॉजिकल सिस्टम सेवाएं शामिल होती हैं। अन्य प्रकार की जैव विविधता की तरह ये वनों की कटाई, अतिचारण, कृषि, शहरीकरण और अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित कारणों से क्षरण की समस्या का सामना कर रहे हैं। देश के पश्चिमी भाग यानी गुजरात के कच्छ जिले में देश के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक हैं। लोकप्रिय रूप से बन्नी के रूप में जाने जाने वाला लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन अब यह घटकर लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। ये चिंताजनक स्थिति है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने अपने पेज नंबर 13 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है और जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों के बीच अनुपालन को मजबूत करने एवं नीति निर्माण के लिए एक परामर्श मंच प्रदान करने के लिए वित्तीय बाजारों में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। रूपरेखा इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के लिए उद्देश्यों, जिम्मेदारी, पात्रता मानदंड, सदस्यता, शासन मानकों और आवेदन प्रक्रिया जैसे व्यापक मापदंडों को निर्दिष्ट करती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मलेशिया रिकंसिडर्ड प्लान टू सेंड इट्स ओरंगुटान अब्रोड्स। मलय भाषा में ओरंगुटान नाम का अर्थ है जंगल का आदमी। इनकी आकृति बंदर जैसी होती है। इनका लाल फर झबरा होता है और इनके हाथ पैर पकड़ने वाले होते हैं। ये सबसे बड़े वृक्षीय स्तनधारी होते हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। ये मनुष्य के सबसे बड़े करीबी जीवित रिश्तेदार माने जाते हैं और इनमें 96.4% मानव जीन वाले और अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी होते हैं। ओरंगुटान की 3 प्रजातियां होती हैं, जिनमें पहली है बोर्नियन, दूसरी सुमात्रा, तीसरी तपनौली, जो दिखने और व्यवहार में थोड़ी भिन्न हैं। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवास और वितरण की।
ये समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर तक पाए जा सकते हैं। ज्यादातर निचले इलाके में पाए जाते हैं और नदी घाटियों वाले जंगलों को पसंद करते हैं। ये बृहद बानर केवल बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों पर जंगली रूप में पाए जाते हैं। बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट की स्थिति पर। तीनों ओरंगुटान प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 18 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भोजन में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती चिंता से निपटने के लिए अभिनव परियोजना शुरू की है। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरते खतरे के रूप में पहचानते हुए जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, परियोजना उभरते खाद्य प्रदूषण के रूप में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मान्य पद्धतियों की स्थापना और भिन्न खाद्य मैट्रिक्स में प्रचलन को समझना है। इस वर्ष मार्च में विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक तरीके को विकसित एवं मान्य करने के साथ साथ भारत में उनके प्रचलन और जोखिम के स्तर का आकलन करने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के प्राथमिक उद्देश्यों में सूक्ष्म नैनो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करना और अंतर प्रयोगशाला यानी इंटर लैबोरेटरी तुलना करना और उपभोक्ता के बीच सूक्ष्म प्लास्टिक जोखिम के स्तर पर महत्वपूर्ण डेटा तैयार करना शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और जापान के बीच तीसरा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू हुआ। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरे भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के लिए जापानी रक्षा मंत्री श्री किहारा मिनोरू और विदेशी मंत्री सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी करेंगे। 2+2 संवाद के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। डिफेंस यानी रक्षा इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में उभरा है। मौजूदा वैश्विक परिवेश में एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भारत जापान रक्षा साझेदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। यह यात्रा डिफेंस कॉपरेशन यानी रक्षा सहयोग को और गहरा करेगी और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में अधिक गहराई लाएगी। दूसरा भारत जापान 2+2 संवाद सितंबर 2022 में जापान में आयोजित किया गया था। इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा। UPSC मेंस में IR सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत जापान संबंधों से जुड़ा हुआ प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज है, PIB ने कवर किया था इस न्यूज को और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कोयला मंत्रालय ने सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को कहा कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना 500 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के सफल समापन के साथ एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई है। यह कार्यक्रम थैलेसीमिया मेजर और अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए प्रति मरीज 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और यह 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को सपोर्ट करती है। एक बयान में मंत्रालय ने आगे कहा कि NLCIL यानी निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और इसके संयुक्त उद्यमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2500 बिस्तरों की संयुक्त क्षमता वाले 28 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सूडान ने कॉलरा यानी हैजा प्रकोप की घोषणा की। WHO ने 316 मौतों की रिपोर्ट की है। हैजा एक अत्यंत गंभीर बीमारी है जो गंभीर निर्जलीकरण के साथ गंभीर तीव्र पानीदार दस्त का कारण बन सकती है। दूषित भोजन और दूषित पानी का सेवन करने के बाद किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने में 12 घंटे से लेकर 5 दिन तक का समय लगता है। हैजा बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। अब हम लोग सूडान की ज्योग्राफी पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, सूडान के उत्तर में इजिप्ट यानी मिस्र लगा हुआ है और ये आपका पूरब में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में रेड सी है, लाल सागर है और पश्चिम में इरिट्रिया है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, आप देख सकते हैं। सूडान के दक्षिण में साउथ सूडान है और सूडान के दक्षिण पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है यानी मध्य अफ्रीकी गणराज्य है CAR। सूडान के पश्चिम में चाड है और सूडान के उत्तर पश्चिम में लीबिया लगता है, अपनी सीमा से जुड़ता है।
साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।